हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आज क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में मास के बारे में पढ़ा था, यानी जो आपका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, ये हमने समझा था आज। और हमने क्या समझा था, आपका वेट यानी भार क्या होता है। तो जो आपका भार है वो हमने समझा था, तो उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम उसका एक रिवीजन ले लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो आपका वेट होता है यानी जो भार होता है किसी भी वस्तु का, वो क्या होता है, जिस फोर्स से यानी जिस बल से उस वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है। यानी जो आपकी पृथ्वी है, जिस फोर्स से, जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, यानी भार कहते हैं। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, जिसे आप इस तरीके से एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप इस तरीके से एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपका वेट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लगता है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर। जो नीचे की ओर आपका स्ट्रेट जो वेट होता है वो नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। और इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी वो उसका जो वैल्यू है, कितना वेट है, वो भी होता है। दिशा यानी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में वो लग रही है, ये भी हमें पता चलता है। तो हमने ये समझा था कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने ये समझा था, हमने इसका फॉर्मूला निकाला था कि जो आपका W यानी जो आपका वेट होता है वो बराबर होता है आपका m इंटू जी। m मतलब आपका मास यानी जो आपका द्रव्यमान होता है, और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो आप g से दर्शाते। तो जब हम इसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं कि वेट जो होता है वो आपका mg होता है, तो हमने ये समझा था कि जो आपका वेट यानी भार होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसके, मास यानी द्रव्यमान। यानी जो आपका वेट होता है वो, अगर आपका मास ज्यादा है, यानी अगर किसी भी वस्तु का मास ज्यादा है यानी द्रव्यमान ज्यादा है, तो उस वस्तु का वजन या भार जिसे आप कहते हैं वो भी ज्यादा। तो हमने इतना पिछली क्लास में समझा। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर whereas its weight depends on its location because g depends on location। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर उतना ही रहता है, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। यानी जैसे कि हमने पिछली क्लास में जब हम g का मान पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी जो होती है, ठीक है, पृथ्वी का जो जो आपका रेडियस होता है, ठीक है, जो आपका पृथ्वी का रेडियस होता है या पृथ्वी का जो डायमीटर होता है, वो इक्वेटर पे यानी विषुवत विषुवत जो आपकी रेखा होती है, इक्वेटर जो होती है, वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम पोल से कंपेयर करें तो, यानी पोल में जो रेडियस होता है अर्थ का यानी पृथ्वी का, वो कम होता है। जिससे हमने ये समझा था कि जो जी का मान होता है वो पोल्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें किसकी, अर्थ, इसके इक्वेटर के, जो इक्वेटर है उससे, अगर इक्वेटर से कंपेयर करें तो आपका जो पोल्स होते हैं यानी जो आपके ध्रुव होते हैं, वहां पे जी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपने समझा था। तो अगर जी का मान
जो है यानी जो जी की वैल्यू है वो पोल्स और इक्वेटर में अलग अलग है। यानी कि जब जी चेंज हो रहा है तो आप जानते हैं कि जो आपका वेट होता है यानी जो आपका भार होता है उसका फॉर्मूला mg होता है। यानी जो जी होता है वो आप जानते हैं कि चेंज हो रहा है, इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है, यानी वेट वहां पे चेंज हो। इसका मतलब जो आपका भार होता है वो जी पे डिपेंड करता है। तो जैसे जी चेंज होता है तो आपका वेट भी चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें मास की यानी द्रव्यमान की तो वो किसी भी जगह कोई भी जो वस्तु है अगर वो चाहे वो इक्वेटर पे हो चाहे वो पोल पे हो तो उसका जो वेट होगा सॉरी जो उसका मास होगा, वेट तो बदलता रहेगा लेकिन जो उसका मास होगा वो सेम रहेगा। यानी वो हर जगह एक जैसा रहे, वो बदलेगा नहीं क्योंकि वो जी के ऊपर डिपेंड नहीं करे। जबकि जो आपका वेट होता है यानी भार होता है वो जी के ऊपर डिपेंड करे। अभी हमने ये समझा कि वेट क्या होता है और हम जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं तो उस केस में वेट हम किस तरीके से निकाल। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून यानी चंद्रमा में जो आपका भार होता है किसी भी वस्तु का वो कितना होता है इसके बारे में हम समझें। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है। तो अब हम ये समझेंगे कि वहां पे अगर कोई भी वस्तु जाएगी, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर हम वहां भेजते हैं तो उसका जो भार होगा वो कितना है। तो जैसे कि आप जानते हैं जब हम वेट की बात करते हैं अभी हमने समझा वेट मतलब जिस फोर्स से जो आपकी पृथ्वी है वो आप एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, यानी जिस बल से वो किसी एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे हम उस पृथ्वी का क्या कहते हैं, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार कहते हैं या वेट कहते हैं। पर अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा में ले जाए तो अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा पे लेके जाते हैं वहां पे भी मून जो आपका चंद्रमा है उसके वजह से भी कुछ ग्रेविटी लग रही होगी, यानी वहां पे भी कोई किसी तरीके का ग्रेविटेशनल पुल होगा या गुरुत्वाकर्षण बल होगा जिस कारण वो जो वस्तु है अगर हम चंद्रमा में रखते हैं तो वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित हो, जिस कारण जो फोर्स है यानी जो बल उस वस्तु पर लग रहा है जो कि चंद्रमा की वजह से उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस वस्तु पे लग रहा है उसको उस बल को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का चंद्रमा में उसका भार कहते हैं। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है मून में वो एक फोर्स होता है, एक बल होता है जिस बल से जो वो वस्तु है चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है या चंद्रमा जिस फोर्स से या जिस बल से उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उसे हम कहते हैं कि चंद्रमा पे उस वस्तु का बल। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी चंद्रमा पर अगर हम किसी वस्तु के भार की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका भार उस बल के बराबर होगा जिस बल से वो जो चंद्रमा है उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मून होता है यानी चंद्रमा होता है उसका जो मास यानी जो उसका द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा कम होता है। यानी जो मास होता है मून का वो कम होता है पृथ्वी के मास से यानी अर्थ के मास। तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका चंद्रमा है यानी मून है, ठीक है, आपका जो मून है यानी चंद्रमा है उसका जो वो बल लगाएगा यानी जो वो फोर्स लगाएगा वो कम होगा पृथ्वी जो जिस बल से किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगा उस। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो आपका मून है वो क्या है, कम, उसका मास कम है जिस कारण
वो क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम उसका अर्थ से कंपेयर करें। यानी कि हमें ये समझ में आया कि जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, यानी किसी भी वस्तु का जो भार होगा मून में यानी चंद्रमा पे, वो 1/6 होगा उसका मास पृथ्वी पर। यानी अर्थ पे जितना उसका वेट आएगा, अर्थ पे जैसे कि आपका वेट, जैसे कोई वस्तु है जिसका वेट आ गया 6 kg यानी 6 किलोग्राम, अगर हम उस वस्तु को पृथ्वी से बाहर लेके जाते हैं और चंद्रमा पे रखते हैं, तो अगर हम वहां उसका वेट नापेंगे यानी भार नापेंगे, तो वो 1/6 यानी इसको आप 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि चंद्रमा पर उसका जो वजन आएगा वो 1 किलोग्राम है। यानी अगर आप किसी भी वस्तु का, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में जितना उसका वेट आता है उसका 1/6 उसका वेट चंद्रमा पे हो, तो इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करेंगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द, यानी किसी कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, उसका मास कितना है 10 kg, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे आप m से डिनोट करते हो, आपका कितना है 10 किलो, यानी किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है वो कितना है 10 किलोग्राम। आपको क्या बताना है कि इसका वेट अर्थ में कितना होगा, वेट ऑन अर्थ, ये हमें बताना है कि पृथ्वी में इसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपने देखा था, हमने क्या निकाला था, W इक्वल्स टू M इंटू जी, यानी जो आपका वेट होता है W वो बराबर होता है मास यानी जो आपका द्रव्यमान है इंटू जी, यानी ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी त्वरण के इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो। तो जो आपका वेट आएगा इस केस में, मास कितना है आपका 10, आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं जो जी होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 9.8 यानी 98 आपका न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो वेट आएगा पृथ्वी पे वो 98 न्यूटन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है यानी बल होता है, तो जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो वही होती है जो कि एक फोर्स की होती है यानी न्यूटन होती है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कोई एक वस्तु है, उसको हम उसका भार पृथ्वी पर मेजर करते हैं, पृथ्वी में मापते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि उसका जो वेट है, ठीक है, पृथ्वी पर कितना है 10 न्यूटन है। What would be its weight when measured on the surface of moon? अब हमें ये बताना है कि उसका वेट क्या होगा, कहाँ, मून की सरफेस में, यानी आपको किसी एक वस्तु का भार पृथ्वी पे दिया गया है कि पृथ्वी पे उसका भार कितना है, आपको ये बताना है कि चंद्रमा के जो सरफेस है, चंद्रमा का जो सरफेस है उस पे उसका जो भार है यानी वेट है वो कितना हो। तो आपको क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं, weight of an object on the surface of earth। कितना दिया गया है आपको 10 न्यूटन, हमें निकालना है वेट
of the object on the surface of मून। तो हमें क्या निकालना है, मून की सतह पर यानी चंद्रमा की सतह पर जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसका भार कितना होगा। तो हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम 1/6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो मास होता है, ठीक है, किसका, किसी भी बॉडी का मास होता है वो सेम होता है, चाहे आप कहीं भी ले जाओ, लेकिन जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो चेंज होता है, यानी भार बदलता रहता है। और हमने ये पढ़ा है कि जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पे लेके जाएं तो हम ये देखेंगे कि चंद्रमा पे उसका जो उसका भार होगा, ठीक है, जो उसका भार होगा वो 1/6 होगा, किसका, आपके पृथ्वी के भार से। तो यहाँ पे हम इसे 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10/6 आया। तो ये आपका आ गया 1.66 न्यूटन। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट। यानी आपको ये बताना है किसी भी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान और जो उसका वेट होता है यानी जो भार होता है उसमें क्या अंतर है, यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है आपको ये बताना है। तो जो इसका जो द्रव्यमान और भार होता है इन दोनों में जो अंतर है वो ये है, पहला आप मास की बात करते हैं यानी आप द्रव्यमान की बात करते हैं। तो जो आपका, जैसे कि हमने अभी समझा कि जो आपका मास होता है यानी द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, मैटर कंटेन बाय द बॉडी, यानी कितना मैटर किसी बॉडी में है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान, यानी कितना उस पे मैटर है उसको हम मास कहते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो जैसे कि हमने समझा जो वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है, यानी वेट क्या होता है, एक बल होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, जो कि किसी बॉडी पे लगता है, यानी किसी भी वस्तु पे जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स या बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट यानी भार कहते हैं। अब हम बात करते हैं मास की। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी ये आपकी जो बॉडी है, जो वस्तु है उसका जाड़त्व बताता है कि उस बॉडी का जाड़त्व कैसा है, ठीक है, वो जाड़त्व की बात करता है। तो इससे हमें पता चलता है किसी भी बॉडी का जो आपका इनर्शिया है वो कितना है, यानी उसका जाड़त्व कितना है। अगर हम वेट की बात करें तो ये हमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताता है कि कितना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पे कितना लग रहा है, उससे हमें उसके भार के बारे में पता चलता है कि उसका वेट कितना है। नेक्स्ट, जो आपका मास होता है यानी जो आपका द्रव्यमान होता है, मास यानी जो आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है कि उसका कितनी क्वांटिटी है, यानी कितना उसका कितना हम उसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी दिशा नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें वेट की यानी भार की, अगर हम बात करते हैं वेट की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आपका वेट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि आपके फोर्स या बल की होती है उसी तरीके से वेट की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो आपकी मास होता है
वो कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी यानी जिसे आप क्या कहते हैं? अदिश राशि। वही हम बात करें भार की या वेट की, तो हम ये जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है यानी दिशा भी है। इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। इसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। अब इनके बीच का नेक्स्ट डिफरेंस है मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि जैसे कि हमने अभी समझा, जो आपका द्रव्यमान होता है, आप चाहे उसे कहीं भी लेके जाए, यानी कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि आपकी किसी 6 किलो 6 केजी की एक बॉडी है, कोई बैग है, तो उसे आपने पृथ्वी पे रखा, तो जो उसका मास होगा पृथ्वी पे वो 6 केजी ही होगा। ठीक है। अगर आप उस बॉडी को आप मून पे लेके जाते हो, ठीक है, चंद्रमा पे लेके जाते हो, तो वहां भी उसका मास 6 केजी ही होगा। यानी कि जो आपका मास होता है, यानी जो आपका द्रव्यमान होता है, वो हर जगह एक समान रहता है, यानी वो बदलता नहीं है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वहीं जब हम बात करते हैं वेट की, यानी भार की जब हम बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका भार होता है वो जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि W इक्वल्स टू एम जी, यानी वो मास के ऊपर और जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पे ही जो जी की वैल्यू है वो पोल्स और इक्वेटर्स में अलग अलग होती है, जिस कारण उसका वेट अगर आप पोल्स में लेके जाओ तो वो आपको अलग दिखेगा, और जो आप इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पे लेके जाओ तो आपको अलग दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, यानी हर जगह एक जैसी उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग जगह में इसका जो क्वांटिटी है, यानी इसका जो क्वांटिटी है वो क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं मास की, तो मास जो है आपका हम किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, इसे किस में नापते हैं? किलोग्राम में, केजी में। जबकि हम बात करें अब वेट की, तो वेट आप जानते हैं फोर्स होता है, तो उसकी जो यूनिट होती है वो वही होती है जो फोर्स की होती है, यानी इसकी वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन, जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth, यानी किसी भी वस्तु का जो कोई भी वस्तु है, अगर हम मून की बात करें, मून में जो उसका वेट होता है यानी भार होता है, यानी चंद्रमा में जो उसका भार है वो 1/6 क्यों होता है? अर्थ के वेट के, यानी जब हम उसे पृथ्वी पे रखते हैं तो उसका जो भार है उसका 1/6 क्यों होता है चंद्रमा में, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो ये है, द मास ऑफ अ मून इज 1/100 टाइम्स एंड इट्स रेडियस इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। यानी जो आपका चंद्रमा होता है, यानी जो आपका चंद्रमा होता है उसका जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, उसका जो मास यानी द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1/100 टाइम्स होता है। ठीक है, 1/100 टाइम्स होता है पृथ्वी के। और अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होता है? 1/4 टाइम्स होता है पृथ्वी। तो एज अ रिजल्ट द ग्रेविटेशनल attraction on the moon is 1/6 when compared to earth। इसी की वजह से, इसी कारण जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो मून में जो लगता है वो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में, यानी पृथ्वी के कंपैरिजन में वो 1/6 होता है। द मून
The moon's gravitational force is determined by the mass and the size of the moon. यानी जो आपका मून होता है, चंद्रमा होता है, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है, वो उसके मास यानी द्रव्यमान और उसका जो साइज है, ठीक है, उसका जो साइज है उस पे डिपेंड करता है, उस पे, उससे हमें पता चलता है। तो हेंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6। यानी इसी कारण जो मून पे जो भार होता है किसी भी वस्तु का, वो 1/6 होता है। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। तो जो आपका मून है, द मून इज फार लेस massive than अर्थ एंड हैज डिफरेंट रेडियस एज वेल। यानी जो आपका जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में? अर्थ यानी पृथ्वी के कंपैरिजन में। जिस कारण इनका रेडियस भी अलग अलग होता है। तो इसके साइज की वजह से, इसके मास की वजह से और इसके जो रेडियस है उसकी वजह से जो आपका इसमें क्या लगता है? जी लगता है। जी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है चंद्रमा में, अगर हम पृथ्वी से बात करें। और पृथ्वी और चंद्रमा की जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसी कारण, क्योंकि जी अलग है, इस कारण ही दोनों में जब हम वेट की बात करते हैं तो जो चंद्रमा का जो वजन होता है, यानी चंद्रमा में किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1/6 होता है। किसका? पृथ्वी में उस वस्तु के वजन। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर की, यानी प्रणोद तथा दाब की हम बात करते हैं कि आखिर थ्रस्ट और प्रेशर होता है। जैसे कि आपको कहीं पे, जैसे आपको कील कहीं ठोकनी है, जैसे आपको कहीं पे आपको कैलेंडर लगाना है, तो आप क्या करते हो? कील लेते हो, उसको जो आपका हथौड़ी होती है उससे आप उस पे पीट के उसको क्या करते हो? दीवार पे लगाते। तो आपने देखा होगा जो आपकी कील होती है यानी नेल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, यानी उसका एक सिरा तो चौड़ा होता है, दूसरा सिरा आपका इस तरीके से नोकीला होता है। या फिर हम बात करें कि जब आपको कोई डिस्प्ले बोर्ड में आपको कुछ कटिंग्स लगानी है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, तो आप किसका यूज करते हो? बोर्ड पेन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? बोर्ड पेन। तो जो आपकी बोर्ड पेन्स होती है वो भी आपके जैसे आपका कील होती है उसी की तरह होती है। उसका एक सिरा चौड़ा होता है, दूसरा सिरा नोकीला होता है। तो आप क्या करते हो? आप उसके नोकीले सिरे को वहां पे रखते हो और उसे अपने अंगूठे से इस तरीके से दबाते। या अगर हम नेल की बात करें, यानी जो आपकी कील होती है उसकी बात करें, तो हम क्या करते हैं? कील का जो नोकीला हिस्सा होता है वो दीवार के ऊपर रखते हैं और जो उसका पीछे का जो ये चौड़ा वाला हिस्सा होता है इस पे हम क्या करते हैं? इस पे हम जो आपका हथौड़ी होती है उससे मारते हैं, उससे पीटते हैं। जिससे क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, यानी हथौड़ी से हम जब मारते हैं तो इस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, बल लगता है। और जो इसका नोकीला हिस्सा होता है वो क्या होता है? जो आपकी वॉल होती है, दीवार होती है, उस पे घुस जाता है। इसी तरीके से जब आप बोर्ड पिन लगाते हो तो आप अपने अंगूठे से बोर्ड पिन का जो पीछे का जो हिस्सा होता है, जो चौड़ा होता है, उस पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, उसको प्रेशर करते हो, फोर्स लगाते हो और उसका जो नुकीला हिस्सा होता है वो बोर्ड पिन से, जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड पिन का जो नुकीला हिस्सा होता है वो बोर्ड के अंदर घुस जाता है। तो इससे आपने क्या देखा? इससे आपने देखा कि जब आपने फोर्स लगाया, यानी जब आपने बल लगाया, तो आपकी जो कील है या बोर्ड पिन है वो, उसकी जो नोकीला हिस्सा है वो आसानी से जो आपका दीवार है या बोर्ड है उसके अंदर घुस गई। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें कि आपने क्या किया है, एक जगह रेत बिछा दी, रेत बिछा दी है, आप उस पर चलते हो तो आप ये देखते हो कि जो आपके पैर हैं
वो रेत के अंदर धंसते। ठीक है, जब आप उस चलते हो तो आपके पैर रेत के अंदर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। अगर आप उसी रेत के ऊपर लेट जाओ तो आप देखते हो कि आपका शरीर जिस तरीके से खड़े होने पे आपके पैर रेत में धंस रहे थे, उस तरीके से आपका शरीर लेट के नहीं धंसता। तो आपने सोचा है बेसिकली ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप खड़े होते हो तो आपका जो वजन है, ठीक है, आपका वजन जो है, यानी अगर हम भार की बात करें, यानी वेट की बात करते हैं, जो आपका वेट है, भार है, वो आपके पैरों पे लग रहा है। आपका पूरा वेट कहाँ लग रहा है? आपके पैरों पे लग रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब आप लेटते हो तो आपके पूरे शरीर का भार, यानी जो आपके पूरे शरीर का वेट है, वो लग रहा है, लेकिन वो आपके देख सकते हो आप इस पूरे हिस्से में लग रहा है, यानी आपका सिर, कमर, आपके पैर, पूरे हिस्से में आपका पूरा भार लग रहा है। तो इससे हमने ये देखा कि जब भार तो सेम है, भार सेम है, लेकिन जो बॉडी का या फिर शरीर का जो हिस्सा इस रेत के कांटेक्ट में आया है, इस रेत के कांटेक्ट में आया है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं पैर जो है, पैर का जो एरिया है वो कम है, यानी पैर आपके कम एरिया वाले हैं। जबकि आप शरीर की बात करो, आपका पूरा शरीर का एक हिस्सा लग रहा है, जो यहाँ पे आपका जो एरिया इस रेत की कांटेक्ट में है, ठीक है, वो कितना है, वो ज्यादा है। तो हमने ये देखा कि जब हमारा जो शरीर का हिस्सा, जो छोटा हिस्सा है, अगर वो उस रेत के कांटेक्ट में आता है तो वो नीचे धंस जाता है, लेकिन जब हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा उस रेत के कांटेक्ट पे आ रहा है तो वो नहीं धंसता। जबकि जो बॉडी का जो फोर्स है, यानी जो वेट है, बल है, जो बॉडी से बाहर लग रहा है, वो तो सेम है। इसका मतलब जो वेट यहाँ लग रहा है या जो फोर्स लग रहा है, वो कुछ दबाव यहाँ पे दे रहा है, यानी इस जो रेत है इस पे कुछ दबाव पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। और वो उस जो बॉडी का जो हिस्सा, यानी शरीर का जो हिस्सा इस रेत के कांटेक्ट में है, उसके एरिया के ऊपर, यानी कितना एरिया उस रेत पे कांटेक्ट में है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब कम एरिया लग रहा है तो जो आपका प्रेशर है, ये दबाव है, आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जब ज्यादा एरिया रेत के कांटेक्ट में है तो आपको दबाव या जो दाब है या प्रेशर है वो आपको कम दिखाई दे। इसका मतलब जो आपका दाब है या प्रेशर है वो वेट पे तो डिपेंड कर रहा है, यानी जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उस पर तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो एरिया, यानी जो क्षेत्रफल है, वो रेत के कांटेक्ट में जो क्षेत्रफल है या एरिया है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड कर। यानी कि अगर एरिया कम है तो आपका जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लग। इसी वजह से जो आपकी बोर्ड पिन या कीलें होती हैं, आप देख सकते हैं उनका जो सिरा होता है, का एक जो सिरा होता है वो उसका एक सिरा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसका जो एक सिरा होता है वो नोकीला बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो एरिया, यानी जो आपका जो पिन है या जो आपकी कील है, जिसका जो आप इस दीवार या इस बोर्ड के कांटेक्ट में रखोगे, उस पे एरिया कम हो, तो आप जब इसमें प्रेशर लगाओगे, सॉरी, जो आप इस पे आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, आप बल लगाओगे इस पे, तो क्या होगा, इस पे आप बल लगाओगे तो यहाँ पे एरिया आपका क्या है, कम है। जैसे कि हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा जिसमें एक आदमी रेत पे खड़ा था और लेटा था, तो आपने देखा कि प्रेशर का जो इफेक्ट था, यानी जो दाब होता है, उसका जो प्रभाव था वो ज्यादा कब दिखा, जब वो खड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि जब हम प्रेशर या फोर्स इस पे लगाएंगे तो जो प्रेशर का इफेक्ट होगा, ठीक है, जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो एरिया कांटेक्ट पे है,
तो इसी कारण यहाँ पे जो इसकी नोक होती है वो पतली बनाई जाती है, ताकि जब हम फोर्स लगाएं, ठीक है, जब हम इस पे हथौड़े से इसे पीटे तो ये इजीली जो आपका वॉल है या दीवार है या बोर्ड है उसमें ये इजीली घुस जाए, यानी कि जो एरिया है वो हम कम कर देते हैं ताकि फोर्स का इफेक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे, यानी हमें प्रेशर ज्यादा दिखाई दे। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फोर्स का इफेक्ट जो हम प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, उसको आपने अच्छे से समझा होगा। तो जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कील के ऊपर फोर्स लगाया एक हथौड़े की मदद से, जो कि एक बिल्कुल परपेंडिकुलर था, यानी लंबवत था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कील ठोक रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कील है आपकी, इसका जो ये सिरा ये पैना है और यहाँ से हम हथौड़ा मार रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने एक फोर्स लगाया इस पे, जो कि क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी लंबवत था, यानी इस तरीके से हमने फोर्स लगाया यहाँ पे। तो जो आपका ये फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस के, यानी जो लंबवत लगता है, ऐसे ऐसा बल जो लंबवत लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं? थ्रस्ट या प्रणोद कहते हैं। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, उसको आप क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। The effect of thrust on sand is larger when the man is standing while as compared to flying. यानी अगर हम बात करें कि कोई आदमी, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में, खड़ा है तो उसके पैरों पे जो थ्रस्ट का इफेक्ट है, ठीक है, जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो पैरों से ज्यादा दिखाई दिया। अगर हम उसके पूरे शरीर की बात करें उससे, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो आपने वो फोर्स लगाया था, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। जब हम उस थ्रस्ट को किसी एरिया पे लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, यानी दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। तो यानी कि जो आपका प्रेशर होता है वो थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी प्रणोद अपॉन ये आपका क्षेत्रफल। जो प्रेशर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे हम पास्कल से डिनोट करते हैं, यानी पीए से हम डिनोट करते हैं, हम इसे पास्कल भी कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको आज पढ़ाया वेट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर्स वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।